आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो लोग ये साल ड्रॉप करने के विषय में सोचते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स ये देखा गया है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एक साल को 12th के बाद ड्रॉप करना अपना एक नया काम समझते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये पहले से ही होता है कि 12th का एग्ज़ाम हो जाने दो, उसके बाद हम ड्रॉप करेंगे। अब जो लोग 12th कर चुके हैं उनको कुछ बातें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो कोई भी विद्यार्थी मेडिकल या इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए ड्रॉप कर रहा है उसके दिमाग में ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि उसको एक साल तक पूरी मेहनत और पूरी करेज के साथ आपको काम करना है। और इससे पहले 12th में आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन 60% PCM या PCB चाहिए और एक एम बिल्कुल सामने होना चाहिए कि आपको A ग्रेड इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाना है। यहाँ पर एक बात और समझ लें आप, प्लीज़ रिमेंबर, IIT की रिक्वायरमेंट के लिए ऑलमोस्ट 20% PCM में होना ज़रूरी है, तभी आप शायद टॉप 20 परसेंटाइल में आप आ पाएंगे और उसके बाद ही आप एलिजिबिलिटी फॉर IIT है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोग इस एडमिशन का फैसला लेने में, ड्रॉपिंग का फैसला लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं। रिमेंबर, आपको ड्रॉप अगर करना है, दिस इज़ हाई टाइम यू टेक अ डिसीजन, और अदरवाइज गो टू एनी BC/D ग्रेड कॉलेज। बिकॉज अगर आप अपने इस डिसीजन को डिले करते हैं और कहीं पर आप ये ड्रॉपिंग का डिसीजन सितंबर अक्टूबर में लेते हैं तो आपके पास फाइनल प्रिपरेशन के लिए वही 4-6 महीने बचते हैं जो इस समय के क्लास 12th के स्टूडेंट के पास है, और आपका एम उससे आगे निकलने का था। पहली बात। दूसरी बात, जितना डिले आप करेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल के बाद, उतने महीने आपका पढ़ाई से आदत हट चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा अप्रैल में एग्ज़ाम देने के बाद अक्टूबर में डिसीज़न लेता है ड्रॉप करने के लिए, एक तो उसने 4-6 महीने का टाइम वेस्ट किया, दूसरा नाउ ही इज़ नॉट यूज्ड टू स्टडी, उसकी पढ़ने की आदत नहीं रही। इसीलिए जो बच्चा, जो विद्यार्थी जून जुलाई के महीने में डिसीज़न ले लेगा, पहली बात तो उसका पढ़ाई से संपर्क नहीं टूटेगा 1-1.5 महीने बाद, और दूसरा उसके पास सफिशिएंट टाइम रहता है 8-9 महीने का अपने प्रिपरेशन को करने के लिए, तो वो नेक्स्ट ईयर के बैच से आगे निकल सकता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने इस डिसीज़न को, डिले करने के डिसीज़न को किसी भी हालत में डिले ना करें। आपने ड्रॉप करना है तो अभी डिसीज़न ले लीजिए। फिर बात आती है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन में भी 2 चीज़ों को बड़ा ध्यान रखिए। सिंस this year you have given the class 12th exam, so 12th syllabus is very clear to you almost, let's say, जबकि 11th के सिलेबस को आपको छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए, आप 11th के सिलेबस को अभी से कंसोलिडेट करना शुरू करें इन सच ए फैशन कि बाय नवंबर एंड द क्लास 11th syllabus should be over, but that does not mean कि in the meantime you will not study class 12th. Since class 12 syllabus is known to you, slowly आप क्लास 12th के इजी लेवल के टेस्ट को साथ साथ करते चलें, सो दैट आपकी रूटीन में क्वेश्चंस रह सकें। क्लास 11th के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में चलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंस आप 11th और 12th दोनों कर चुके हैं, अब आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सेपरेट फॉर्मूला कॉपीज होनी चाहिए। जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं वो आपके पास अलग से लिखी होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि जब आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप टेस्ट के लिए बैठना चाहते हैं, तो आपको अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए, फॉर्मूलाज के लिए पूरी बुक को रेफर करना पड़ता है। इतना टाइम आपके पास नहीं है। अगर आप इतने टाइम की आदत डालेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा रिमेंबर, आपको 2 चीज़ें, पहले क्लास 11th का सिलेबस करना है, 12th को साइमल्टेनियसली करते रहना है, और अपनी फॉर्मूला कॉपी एक्सेट्रा खुद बनाइए, शॉर्ट फॉर्मूलेस को खुद तैयार कीजिए। अब प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने टेस्ट को देने की ज़रूरत है।
जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा आप MCQs करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करने में मदद मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एक MCQ दे देते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को फिर उसके बाद जाके पढ़ते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। रिमेंबर, टू स्टडी एंड गिव टेस्ट इज a usual routine, but for a student who aspiring for the higher rankers, he should give test and then study, ताकि हर बार टेस्ट के बाद आपको पता लगे स्टडी में ये चीज़ आपकी हो चुकी है और ये चीज़ नहीं हुई है। आपको बार बार टेस्ट से पता लगेगा मेरी क्या कमियां रह गई हैं। और हमारे को कम से कम एक टेस्ट पर वीक अभी करना है आपको सितंबर के महीने तक, जिसमें कम से कम 90 क्वेश्चंस होने चाहिए। इसमें आपको अपनी दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक अपनी एक्यूरेसी पर और एक अपनी स्पीड पर। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों 80% से डाउन नहीं जानी चाहिए। रिमेंबर, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, टेस्ट आपके पास होंगे, आप 70-80% मार्क्स और 70-80% एक्यूरेसी लें। सेकेंडली, जितने भी टेस्ट दें विद टाइम दें। जितने भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज डू विद सम टाइम। टाइम लिमिट आपके हाथ में होनी चाहिए, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़कर बैठे हैं, आप उसके पास उसके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। रिमेंबर, उन 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके पास किस हर हालत में 1 घंटे के अंदर आपको करने हैं। अगर आपने 40 क्वेश्चंस को 3 घंटे में किया तो भले ही आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, पर आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपकी नहीं है। आपको 40 क्वेश्चंस को मैक्सिमम 1 घंटे में अटेम्प्ट करना ही करना है। ये आपको अपने टेस्ट प्रिपरेशन में ध्यान ज़रूर रखना है। फिर एक बात और आती है कि आपको टेस्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप चाहें कितना टफ से टफ पेपर बना सकते हैं, ईजी से ईजी पेपर बना सकते हैं। हमारा यहाँ पर एम बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पढ़ना है, उसके लॉजिक को समझना है, लेकिन कितना, सिर्फ इतना कि हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। तो हमारे पास जो टेस्ट बने होने चाहिए, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आए उनके क्वेश्चन हमें करने चाहिए। उसके बाद थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए और स्लाइटली हायर लेवल के क्वेश्चंस हमें लास्ट में करने चाहिए। रिमेंबर, ये तीनों टेस्ट के क्वेश्चंस आपको जब करने हैं, आपके उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं, नंबर 1। दूसरी बात, जैसे आप फर्स्ट टॉपिक्स के आपने टेस्ट किया और उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए, अब सेकंड लेवल पर जब आप जाइए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिक्स क्वेश्चंस को कीजिए। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं कि टेस्ट लें कहाँ से, कैसे टेस्ट करें। बहुत ज़रूरी है आप किसी ऐसी जगह से टेस्ट पेपर्स को लें जहाँ पर उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आज बहुत सी जगहों पर ऐसा बिहेव चल चुका है कि क्वेश्चंस को वो टफ से टफ बना देते हैं। सर्टेन कोचिंग सेंटर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, दे मेक वेरी टफ पेपर्स। उनको ऐसा लगता है कि इतना टफ कराएंगे तो इजी बच्चा कर ही लेगा, लेकिन इसमें एक दूसरी बात है, जब बच्चे से हो गए तो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। कोई बहुत इजी पेपर बना देते हैं, देयर आर सर्टेन टीचर्स हु मेक वेरी इजी पेपर्स। उन दोनों टाइप के पेपर से आप बचिए, क्योंकि आपके लिए सबसे स्टैंडर्ड है पिछले 12-15 सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही लेवल आपको करना है, उसी लेवल पर आपको एक्सपर्टीज़ करनी है। एक बार आपकी उस लेवल पर एक्सपर्टीज़ हो जाएगी तब आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिमेंबर, जो भी आपके टेस्ट की प्रिपरेशन है, टेस्ट की डिसीजन है, होना वो सब इमीडिएट चाहिए। अगर आपका टाइम निकल गया, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी। मैंने ये देखते हुए कि बहुत से बच्चे इस समय कन्फ्यूजन की हालत में हैं, ड्रॉप करना है या नहीं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको ड्रॉप करना है इमीडिएट डिसीजन लीजिए, नहीं करना इमीडिएटली लीजिए, वेट मत करिए, क्योंकि अगर आपने ड्रॉपिंग डिसीजन आपका डिले हो गया आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो लोग ड्रॉप करें उनके लिए ऑल द बेस्ट, जिन लोगों ने अपनी स्टडी को यहीं तक सीमित करना है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। आई विश यू लक फॉर द बेस्ट थिंग्स इन योर करियर। थैंक यू।